ज़ौफ़ मसाले की कहानी से मैं ही नहीं, आई थिंक भारत का हर एक शख्स वाकिफ होगा आफ्टर योर माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस इन शार्क टैंक। बट फिर भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कैसा था वो एक्सपीरियंस। ये शार्क टैंक का जो एक्सपीरियंस था हमारे लिए वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। ये जो मौका है, बिजनेस स्टील का था बट इतना बड़ा चेंज लाइक फ्रॉम स्टील से मसाला, ये कैसे हुआ? जो विजन हमारा था कि हमें पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में कि हमारा प्रोडक्ट सेल हो। रही बात स्टील का, तो वहाँ पे उतना ज्यादा एक्साइटमेंट। ब्रांड एम्बेसडर भी शिल्पा शेट्टी जी। हाँ, शिल्पा शेट्टी जी ब्रांड एम्बेसडर हैं, हमारी ब्रांड की फेस हैं, हेल्थ आइकन है, तो कहीं ना कहीं ब्रांड पोजिशनिंग में भी काफी हमें हेल्प मिलता है। अमन गुप्ता जी आपके इन्वेस्टर हैं, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है? काफी अच्छे शार्क हैं, वो काफी अच्छे इन्वेस्टर हैं, बहुत अच्छे रिलेशनशिप है हमारे उनके साथ। ज़ौफ़ मसाला में एक मसाला है इम्यूनिटी बूस्टर करके, तो इसके बारे में बताएं। आप हल्दी ले लीजिए, अजवाइन ले लीजिए, सौंफ ले लीजिए, हर स्पाइसेस का अपना एक अलग प्रॉपर्टी है। जो नॉर्मल घर में हम हल्दी दूध पीते हैं ये वैसा ही है, बट इसके अंदर कुछ और मसाले हैं, कहीं ना कहीं इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं। स्पाइसेस भी हेल्दी हो सकती है क्या? बिल्कुल, स्पाइसेस हेल्दी होती है। अगर आप देखेंगे, इतना बड़ा बिजनेस आपने और आपके भाई ने इतने जल्दी ग्रो किया, क्या स्पेशल स्ट्रैटेजी थी? किसी भी स्टार्टअप को जब करना है, सबसे पहले तो ट्रेंड का पता होना बहुत जरूरी है। मार्केट में हर दिन ट्रेंड बदलता है। अगर आप वो ट्रेंड के साथ जब आप चल पड़ते हैं, तो कुछ तो आप अपने प्रोडक्ट के दम पे ग्रो कर रहे होते हैं, कुछ आपको ट्रेंड ग्रो कराता है। राइट टाइम में जो हमने ई कॉमर्स में काफी ज्यादा तरीके से फोकस करके जो हमने ग्रो करने की कोशिश किया, वो हमें पैकेजिंग आप लोगों की बहुत कलरफुल है, कन्वीनियंस है। एक आप यूज करिए, उसको जिप करिए, जहां मैंने वहां रख दीजिए। भारतीय मसालों की कहानी हमारे दादा दादी के किस्सों की तरह दिलचस्प और गहरी है। आपको याद है, जब कभी भी हम बचपन में बीमार हुआ करते थे, सबसे पहले दादी के किचन के हल्दी दूध या फिर अदरक तुलसी का काढ़ा हमारे सामने दवाई के रूप में लाया जाता था। प्राचीन व्यापार के मार्गों से लेकर आधुनिक किचन तक भारतीय मसालों का सफर न केवल स्वाद बल्कि सांस्कृतिक धरोहर का भी है। तो चलिए आज हम बात करने जा रहे हैं ऐसे ही एक दिलचस्प कहानी के बारे में जिसका नाम है ज़ौफ़ मसाला। नमस्कार हमारे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे शो टॉक विद चित्रा में। एंड टुडे वी आर फीलिंग वेरी ऑनर्ड एंड ब्लेस्ड to have Mr. Akash Agrawal, the visionary founder of ज़ौफ़ Masala. ज़ौफ़, Zone of Fresh Food, a brand that redefines how we experience Indian spices. ज़ौफ़ Masala, with its commitment to quality and innovation, has become a game changer in the Indian spice industry, setting new trends with its unique cold grinding technology, preserving the aroma, the flavor, and the nutrients of the spices like never before. Mr. Agrawal and his team of ज़ौफ़ Masala has got recognition and investment with Shark Tank India, which has helped it raise to new heights of horizon in sooner time. Today we are going to dive deep into the journey of Mr. Akash Agrawal and get his valuable insights on innovation, entrepreneurship, and the future of spice industry in India and global market. So let's get started. Welcome sir, welcome to our show Talk with Chitra. थैंक यू। थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए अपना बहुमूल्य समय निकाला। ज़ौफ़ मसाले की कहानी से मैं ही नहीं, आई थिंक भारत का हर एक शख्स वाकिफ होगा आफ्टर योर माइंड ब्लोइंग एक्सपीरियंस इन शार्क टैंक। बट फिर भी मैं आपसे जानना चाहती हूँ कैसा था वो एक्सपीरियंस। ये शार्क टैंक का जो एक्सपीरियंस था हमारे लिए वंस इन लाइफ टाइम एक्सपीरियंस। ये जो मौका है, आई थिंक जब लाखों लोग एप्लीकेशन डालते हैं, कुछ 200 लोगों को मौका मिलता है। अगर परसेंटेज में निकालेंगे तो हार्डली 0.2% होता है। तो उतने लोगों के बीच में ये मौका मिलना, यही अपने आप में बड़ी बात थी। और जो मौका मिला और जिस तरह से हमारा पिच गया, जिस तरह से शार्क्स ने हमें पसंद किया, हमारे बिजनेस को पसंद किया और जो इन्वेस्ट किया, आई थिंक वो हमारे लिए काफी बड़ी बात हो गई। और उसी के वजह से हमारे ब्रांड के बारे में लोगों को पता चला, इंडिया में उनको पता चला कि एक स्पाइसेस ब्रांड है जो डिफरेंट वे से काम कर रहा है मार्केट में। जहां सारे ब्रांड्स ऑफलाइन की तरफ फोकस कर रहे हैं, तो ऑनलाइन की तरफ फोकस कर रहा है। सो जितनी भी नई चीजें हमारी, जैसे हमारी टेक्नोलॉजी हो गई, हमारी पैकेजिंग हो गई, ये सब के बारे में भी हमने बात किया। तो ये एक मैसेज जो मार्केट में गया, जो कंज्यूमर के पास गया कि स्पाइसेस में कोई कुछ नया तरीके करने की कोशिश कर रहा है। सो इसीलिए मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हमारे करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट ही शार्क टैंक था। जी, भारत में जो स्पाइस मार्केट है, अगर मैं 2023 के स्टैट्स देखूं तो इट इज अराउंड 1 लाख करोड़ एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 4,70,000 करोड़ बाय 2032। तो इतना मतलब एक्सपैंडिंग मार्केट है ये स्पाइसेस का।
बट स्टिल अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि किस तरीके का आप कंपटीशन फेस करते हैं विथ ऑल दोज एग्जिस्टिंग ब्रांड्स लाइक MDH हो गया, और आपके कौन से अपकमिंग न्यू कॉम्पिटिटर्स आप देख पा रहे हैं? ये मार्केट स्पाइसेस का काफी बड़ा है, जैसे आपने जी। बताया 1 लाख करोड़ का मतलब हम्म, काफी बड़ा मार्केट है, और ये हर साल ग्रो कर रहा है, हम्म, क्योंकि जैसे जैसे कंज्यूमर का इनकम बढ़ रहा है, उनके स्पाइसेस कंजम्पशन का वैरायटी बढ़ते जा रहा है। सो इसीलिए काफी ग्रोइंग मार्केट है। इस मार्केट में काफी प्लेयर्स हैं, कुछ लोकल प्लेयर्स हैं, कुछ रीजनल प्लेयर हैं, कुछ नेशनल प्लेयर हैं, कुछ न्यू एज प्लेयर्स आ रहे हैं हमारे जैसे। सबके लिए मौका है। ऐसा नहीं है कि आप जब नए आते हैं आपको इतना कंपटीशन फेस करना पड़ेगा कि आपके लिए जगह ही नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ग्रोइंग मार्केट है जी। तरीका अलग होना चाहिए बेचने का, कंज्यूमर तक पहुंचने का तरीका आपके पास होना चाहिए। वो कैसे पहुंचना है आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कंज्यूमर क्या पसंद करता है, आपकी मार्केटिंग स्टाइल कैसे होगी, आपकी प्रोडक्ट लाइन कैसे होंगे। सो हमारे केस में अगर हम बात करें तो हमने कभी भी हेड ऑन फाइट करने की कोशिश नहीं की ट्रेड के साथ। बहुत सारे ब्रांड्स हैं, सबके अपने बेचने के तरीके हैं, सबके अपने कंज्यूमर हैं। हमने तो यही कोशिश की कि कैसे डिफरेंट वे से कंज्यूमर तक पहुंचा जाए। अगर एक कंज्यूमर 10 टाइप के मसाले यूज कर रहा है, क्या वो मेरा एक मसाला यूज कर पाएगा? हमारा कोशिश हमेशा से वो रहा है। इसीलिए अगर मुझे आप पूछेंगे अभी तक हमने किसी भी बड़े ब्रांड के साथ कोई भी कंपटीशन ऐसा फेस नहीं किया है ना। हम ऐसा समझते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं। हमारा जो स्कोप है इस मार्केट में हम उसी को यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी अगर आप बात करेंगे कि डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स कौन है आपका, तो मैं बोलूंगा बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं, डिमार्ट, रिलायंस, फ्लिपकार्ट, जिनके प्राइवेट लेवल्स आते हैं, उनके साथ हमारा डायरेक्ट कॉम्पिटिशन होता है, क्योंकि वो भी ऑनलाइन सेल कर रहे होते हैं, मॉडर्न ट्रेड से सेल कर रहे होते हैं। रादर देन मार्केट में जो बड़े ब्रांड्स हैं उनके साथ हमारा कॉम्पिटिशन फेस, उनके साथ हमें कोई कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ रहा है। मतलब आपकी स्ट्रैटेजी जो है दैट इज मोर टुवर्ड्स ई कॉमर्स हो गया, और हम क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स, और हम उस तरीके से बेचना चाहते हैं जहां पे हमें किसी के साथ भी हेड ऑन कोलिजन अभी ना करना पड़े। तरीके बहुत है मार्केट में बेचने के, सो हम कुछ वैसे रूट चूज करते हैं अपार्ट फ्रॉम ई कॉमर्स एंड क्विक कॉमर्स। जैसे आपने अभी बोला कि नेशनल ब्रांड्स के अलावा लोकल ब्रांड्स भी होते हैं, जैसे कोई पर्टिकुलर स्टेट है उनके लोकल ब्रांड्स एंड दे वांट टू चूज दोस ब्रांड्स ओनली मसाले में। बट फिर आप अपना जो नेशनल लेवल पे जो ग्रो कर रहे हैं वहां पे आप कैसे इन टाइप के चैलेंजेस को फेस कर रहे हैं, उसके लिए आप क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं? देखिए, हर स्टेट में अलग अलग ब्रांड्स हैं और हर किसी का अपना स्ट्रेंथ है उस स्टेट में, उनके अपने कंज्यूमर है, क्योंकि ये बहुत सारे ब्रांड ऐसे हैं जो 50 साल से हैं, जिनके अपने कंज्यूमर बेस बने हुए हैं। जैसे मैंने बताया कि अभी हमारे स्ट्रेटेजी में किसी भी ब्रांड के साथ कोई भी हेड ऑन कॉम्पिटिशन हम प्ले नहीं कर रहे हैं, ना हम करना चाहते हैं। जो मार्केट बड़ा है उसी का ही हम फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। फोकस हमारा है क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स। वो एक बढ़ता हुआ प्लेटफॉर्म है, आज के जमाने का प्लेटफॉर्म है, और उन प्लेटफॉर्म के जो मेजर बायर्स हैं वो जेनजी और मिलेनियल्स हैं। लगभग जो 25 साल से लेके 45 साल के जो लोग हैं जिन्हें नए प्रोडक्ट्स ट्राई करना है, वो कस्टमर्स हैं। जिनके पास टाइम कम है, जो लोग आज के दिन में हेल्थ की तरफ ध्यान देते हैं, जो नई नई चीजों को देखते रहते हैं, क्योंकि पुराने ब्रांड्स जो थे वो एक डिफरेंट एज ग्रुप बाय किया करता था। आज का जो न्यू जनरेशन है उसे अच्छा प्रोडक्ट चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कोई ब्रांड अगर उनके घर में यूज हो रहा था तो उसी को यूज करना चाहेंगे। अगर उनके पास कोई अच्छा कम्युनिकेशन आता है किसी अच्छे प्रोडक्ट का तो वो डेफिनेटली ट्राई करना चाहते हैं। सो उन कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं विद द मीडियम ऑफ ई कॉमर्स एंड क्विक कॉमर्स। सो इसीलिए किसी भी स्टेट में कितने भी स्ट्रॉन्ग प्लेयर हो, हमारा जो बेचने का तरीका है वो अलग है, और उसी की वजह से ही हम मार्केट में हमें जो भी पॉपुलैरिटी मिल रहा है या जो भी बिजनेस आ रहा है सिर्फ उसी की वजह से आ रहा है। आपका बैकग्राउंड, जैसे मैंने शार्क टैंक एपिसोड देखा है आपको, ऑब्वियसली सभी ने देखा होगा। सो यू बिलोंग टू स्टील बैकग्राउंड, मतलब बिजनेस स्टील का था, बट इतना बड़ा चेंज लाइक फ्रॉम स्टील से मसाला, ये कैसे हुआ? देखिए, मसाले में आने का रीजन था कि हमें एक ब्रांड बिल्टअप करना था। तो ब्रांड बिल्टअप करने के लिए फूड कैटेगरी में काफी इंटरेस्टिंग लगा। उसमें जब काफी रिसर्च किया तो स्पाइसेस उसमें इंटरेस्टिंग लगा कि मार्केट बहुत बड़ा है, बहुत लिमिटेड नेशनल प्लेयर है, काफी रीजनल और लोकल प्लेयर है। सो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी दिखा। और जो बड़े ब्रांड्स हैं आज इंडिया में, जब उनका बैलेंस शीट स्टडी करे तो समझ में आया कि प्रॉफिटेबल बिजनेस है, काफी अच्छा नाम हो सकता है और नीड भी, रिक्वायरमेंट भी है मार्केट। सो हमने फूड के अंदर हमने स्पाइसेस को चूज किया। रही बात स्टील का, तो
वहां पे उतना ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं आ रहा था, लिमिटेशन सा फील हो रहा था। बिजनेस तो अच्छा चल सकता है बट एक दायरे में चल सकता है, एक एरिया में चल सकता है। और जो विजन हमारा था कि हमें पूरे इंडिया, पूरे वर्ल्ड में हम चाहते थे कि हमारा प्रोडक्ट सेल हो, तो फूड उसमें सबसे बेटर लगा और फूड में स्पाइसेस सबसे अच्छा लगा। इतना बड़ा बिजनेस आपने और आपके भाई ने इतने जल्दी ग्रो किया, लाइक ऑनलाइन मार्केट में तो आपने बहुत एग्रेसिवली ग्रो किया, बट फिर भी क्या स्पेशल स्ट्रैटेजी थी? किस तरीके से सारा कुछ इतने जल्दी ज़ौफ़ मसाला जो इतनी पॉपुलैरिटी गेन की, इतने वैल्यूएशन तक आप लोग पहुंच पाए, उसके बारे में एक थोड़ा सा हमें आइडिया दीजिए। ग्रो किसी भी स्टार्टअप को जब करना है, सबसे पहले तो ट्रेंड का पता होना बहुत जरूरी है। मार्केट में हर दिन ट्रेंड बदलता है जी। हर दिन लोगों का बिहेवियर बदलता है। अगर आप वो ट्रेंड के साथ जब आप चल पड़ते हैं तो कुछ तो आप अपने प्रोडक्ट के दम पे ग्रो कर रहे होते हैं, कुछ आपको ट्रेंड ग्रो कराता है। सो हमारे साथ एग्जैक्टली वही हुआ। ग्रोसरी बाइंग, ई कॉमर्स बिफोर कोविड उतना ज्यादा नहीं था इंडिया में। ई कॉमर्स बाइंग था बट वो डिफरेंट प्रोडक्ट्स लेता, वो एपरल्स था, इलेक्ट्रॉनिक्स था, पर्सनल केयर था, बट ग्रोसरी के लिए नहीं था इतना ज्यादा। तो जब कोविड आया, जब लोगों का बिहेवियर बदलना चालू हुआ, उस चीज को समझ के राइट टाइम में जो हमने ई कॉमर्स में काफी ज्यादा तरीके से फोकस करके जो हमने ग्रो करने की कोशिश किया, वो हमें काफी हेल्प मिला। उसका ट्रेंड था, राइट टाइम हम एंटर किए, प्रोडक्ट हमारे पास वैसा था जो न्यू एज कस्टमर को पसंद आ रहा था। सो उसी की वजह से हमें पॉपुलैरिटी मिला। फिर शार्क टैंक आ गया। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको ग्रो करने में हेल्प करती हैं। सो हमारे साथ ट्रेंड समझिए, शार्क टैंक आना समझिए, और हमारा प्रोडक्ट जो था थोड़ा सा जेंजी मिलेनियल्स के हिसाब से बना हुआ है। अगर हमारा पैकेजिंग आप देखेंगे, हम लोगों से डिफरेंट तरीके से हमने पैकेजिंग निकाला था जो बाकी लोगों का पैकेजिंग आता है। सो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें मिलके हमें हेल्प मिला हमें ग्रो करने में। पैकेजिंग आप लोगों की बहुत कलरफुल है, कन्वीनियंस है। लाइक आप यूज करिए, उसको जिप करिए, जहां मैंने वहां रख दीजिए। आपको जरूरी नहीं है फ्रिज में रखना। मसाले नॉर्मली फ्रिज में रखे जाते हैं, बट मसाले फ्रिज के लिए नहीं है, उनके सेल्फ लाइफ बहुत हाई होते हैं, बस उनको स्टोरेज प्रॉपर चाहिए। सो हमारा पैकेज एक तो दिखता अच्छा है एस्थेटिकली, दूसरा लोगों को कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहा है। ट्रेंड के बारे में आपने बोला, टाइमिंग के बारे में बोला, पैकेजिंग के बारे में बोला, बट आपने एक अभी मसालों की स्टोरेज के ऊपर बात की, तो इसमें मैंने ज़ौफ़ मसाले का जितना भी हमने रिसर्च एंड एनालिसिस की आपकी ब्रांड के बारे में, इसमें हमने देखा कि ज़ौफ़ मसाला यूजेस दिस यूनिक कूल ग्राइंडिंग टेक्नोलॉजी। हाँ जी। इस टेक्नोलॉजी के बारे में हमें बताएं। देखिए, ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये फार्मा में काफी दिनों से यूज हुआ करता था और अभी भी यूज होता है। इस टेक्नोलॉजी का मतलब है कि आप कोई भी चीज को जब ग्राइंड कर रहे हैं, टेम्परेचर लो होना चाहिए, सो दैट कि जो फाइनल प्रोडक्ट निकले उसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, उसका अरोमा, उसका पंजेंसी वो डिफरेंट होगा जब आप ऐसी टेक्नोलॉजी यूज करते हैं। सो जब हम रिसर्च कर रहे थे कि हमें जब प्लांट सेटअप करना था, हमें पता चला इस टेक्नोलॉजी के बारे में कि ये फार्मा में यूज होता है और बहुत सारे ऐसे फूड प्रोडक्ट में यूज होता है जहां पर उन्हें काफी लो टेम्परेचर में ग्राइंड किया जाता है। सो हमें पता चला कि अगर हम स्पाइसेस को ऐसे लो टेम्परेचर में ग्राइंड करेंगे, प्रोडक्ट बेहतरीन निकलेगा। सो इसीलिए हमने इस टेक्नोलॉजी के बारे में रिसर्च किया। जब हमें पता चला तो हमने जो प्लांट सेटअप किया, इसी टेक्नोलॉजी का सेटअप किया, और आज जो हमारा प्रोडक्ट है जब ग्राइंड होता है थोड़ा सा सुपीरियर रहता है एज कम्पेयर टू जो ओल्ड टेक्नोलॉजी में यूज हो रहा है। उसकी जो एरोमा अगर आप देखेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग एरोमा आएगा, उसका ग्राइंडिंग अच्छा होता है, उसका ओवरऑल टेस्ट थोड़ा सा बेटर हो जाता है। सो इस टेक्नोलॉजी की खासियत है, बेसिक टेक्नोलॉजी है, जो बेसिक साइंस इसमें इन्वॉल्व यही है कि आप जो ग्राइंड कर रहे हैं काफी लो टेम्परेचर में ग्राइंड कर रहे हैं। आपने जो शेल्फ लाइफ की भी बात की थी, उससे भी वो भी एनहांस होती है, थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। क्योंकि क्या है, जितना हाई टेम्परेचर रहता है उतना ऑयल इवोपरेट हो जाता है, उतना डैमेज होने का चांसेस रहता है। जितना लो टेम्परेचर होता है उतना प्रोडक्ट अच्छा निकलता है। अगर आपको मैं बताऊं, अगर जैसे पुराने जमाने में बात हुआ करता था कि खाने को धीमी आंच में पकाओ, सो ये सब वही बेसिक साइंस है, आपस में एक दूसरे से अटैच्ड है कि आप ग्राइंड करिए, आप खाना बनाइए, बट जितना धीमी आंच रहेगा, जितना लो टेम्परेचर रहेगा, उतना अच्छा फाइनल प्रोडक्ट निकल के आएगा। राइट। अमन गुप्ता जी आपके इन्वेस्टर हैं, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा है? बहुत ही बढ़िया रहा है। जो क्विक कॉमर्स में जो आज हम काम कर रहे हैं, आज उनके हेल्प की वजह से हो पाया है। जब हम शार्क टैंक से बाहर आए, हमने उनको बोला कि हमें क्विक कॉमर्स में लिस्टिंग करवानी है अपने प्रोडक्ट को, तो उन्होंने फाउंडर्स को मेल लिखा। सो आई थिंक वो हेल्प उनका काफी इंपॉर्टेंट रहा है, क्योंकि उसके बाद हमने काफी अच्छा ग्रोथ किया है क्विक कॉमर्स में।
एंड काफी अच्छे शार्क हैं वो, काफी अच्छे इन्वेस्टर हैं, बहुत अच्छे जी। रिलेशनशिप है हमारे उनके साथ, जी जी। एंड ही इज हेल्पफुल जब आपको जरूरत है तब। मसालों की बात करें तो जनरली जो मसाले हैं हम राजस्थान से या नीचे हम साउथ से स्पाइसेस जनरली हम ज्यादा सुनने में आता है। हाँ जी। बट अब क्लाइमेट छत्तीसगढ़ का जो एक ट्रॉपिकल क्लाइमेट है, यहाँ पे जनरली 100 से भी ऊपर जो रहते हैं वेट डेज रहते, तो यहाँ पे स्पाइसेस का उतना आई थिंक प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो आप लोग रॉ मटेरियल्स मतलब प्रोक्योर करते हैं, सोर्स करते हैं बाहर से? छत्तीसगढ़ में स्पाइसेस उगाया जरूर जाता है, बट हम्म। आई थिंक उसका जो एक जो प्रॉपर्टी है, अगर मैं बात करूं, अगर जैसे चिली है, उसको अगर कंपेयर करूं मैं साउथ से जो फेमस है गुंटूर बेडगी, वैसा चिली बन के नहीं आ पाता। अच्छा। सो इसीलिए हमारा जितना भी प्रोक्योरमेंट है हम वहां से करते हैं, उस सोर्स से करते हैं जहां पर उसका ओरिजिन फेमस है, जहां के लिए वो जाना जाता है। जैसे बात करूं गुंटूर बेडगी, ये सब हो गया चिली के लिए, सालेम निजामाबाद ये हो गया हल्दी के लिए, ऊंझा हो गया जीरा के लिए, राजस्थान से धनिया आता है। तो जहां से जो ओरिजिन होता है वहां से प्रोक्योर करने की कोशिश करते हैं जी, वहां से प्रोक्योर करके रायपुर में लेके आते हैं, कोल्ड स्टोरेज वहां पे रखते हैं, सो दैट कि हमें एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट मिले और लॉन्ग टाइम तक क्वालिटी कंसिस्टेंसी बना रहे। अब यहाँ पे प्रोक्योरमेंट देन स्टोरेज की बात आ रही है, प्रोसेसिंग यूनिट आपने इतना बड़ा प्लान डाला हुआ है, एंड देन अगेन सस्टेनेबिलिटी इज अनदर वेरी क्रूशियल थिंग और इशू बोलूंगी। हाँ जी। तो यहाँ पे आप लोग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज का या सोलर का भी आप अपने प्लांट्स में यूज कर रहे हैं? नहीं, हमारा प्लान है सोलर प्लांट सेटअप करने का, क्योंकि डेफिनेटली सब कुछ रिन्यूएबल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और अगर आप सोलर सेट कर पाते हैं तो आप उस मुहिम का पार्ट बनते हैं, दूसरा एंड ऑफ द डे आपका कॉस्ट भी कम हो जाता है जी। सो हमारा प्लानिंग चल रहा है, एंड बहुत जल्दी हम लोग प्लांट में सोलर सेटअप करने वाले हैं जी। यहाँ पे फंडिंग कॉस्ट सेटअप की बात आ रही है, तो फंड रेजिंग आपने अभी 1.5 महीने पहले भी आपने एक प्राइवेट फंड से फंड रेजिंग रेस की, यू आर सक्सेसफुल इन दैट ऑल्सो। तो इसमें फंड रेजिंग में कैसे टाइप के चैलेंजेस आते हैं, किस तरीके से फंड रेस किया जाता है? देखिए, जो प्राइवेट इक्विटी फंड होता है, जब आप एक स्टार्टअप चालू कर रहे होते हैं आपको फंड की जरूरत पड़ती है, और प्राइवेट इक्विटी जब आपके स्टार्टअप में पैसा डालता है तो वो बहुत चीजें देख के पैसा डालते हैं कि स्टार्टअप कितना ग्रो कर सकता है, क्या ये स्टार्टअप में पोटेंशियल है मल्टीपल रिटर्न्स देने का, क्या ये प्रोडक्ट आज के जमाने के हिसाब से बना है, क्या जो फाउंडर्स हैं वो कैपेबल है। काफी चीजें ये प्राइवेट इक्विटी वीसीज ये सब देखते हैं किसी भी स्टार्टअप पैसा लगाने के पहले, क्योंकि हमारा तरीका अलग था, हम कुछ मार्केट में नया करने की कोशिश कर रहे थे। सो हमने अपने पिच से, हमने हमारे नंबर से प्राइवेट इक्विटी को कन्विंस किया। सो जेएम फाइनेंशियल करके प्राइवेट इक्विटी फंड है, जिन्होंने हमारी कंपनी में पैसा डाला, लगभग 40 करोड़ का उन्होंने फंड इन्फ्यूज किया। पर्पस ये है कंपनी को ग्रो करने का, कंपनी को यहाँ से एक डिफरेंट लेवल पे लेके जाने का, साथ साथ उनकी जो एक्सपर्टीज है, उनके जो कनेक्ट्स हैं, वो हमारे साथ मिलके कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने फंड कंपनी में डाला है। भारत सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है स्पाइसेस का, एंड इट्स काफी अपीलिंग रहा है इंटरनेशनल मार्केट फॉर इंडियन स्पाइसेस। तो आप लोगों ने भी अभी ज़ौफ़ मसाला भी एक्सपोर्ट होते हैं, और आगे क्या प्लान्स हैं? हमने एक्सपोर्ट स्टार्ट किया है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में नहीं, छोटी क्वांटिटी में हमने कनाडा भेजा है, यूएस में हम अमेज़न के थ्रू सेल कर रहे हैं, बट अभी हमारा फोकस इंडिया में क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स की तरफ ही है। बट हाँ, इंटरनेशनल मार्केट का जो साइज है काफी बड़ा है, और आने वाले कुछ दिनों में हम ये प्लान कर रहे हैं कि थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट में तो ज्यादा फोकस करना चालू करें। उसके जो भी सर्टिफिकेशन रिक्वायर्ड है हम वो सर्टिफिकेशंस ले रहे हैं। बट हाँ, मार्केट बड़ा है और डेफिनेटली हमें उस मार्केट में एग्रेसिवली एंटर करना है, बट जस्ट इंतजार कर रहे हैं कुछ टाइम का, जैसे जैसे हमारा बेस बनता जाएगा हम धीरे धीरे करके कंट्री में एंटर करते जाएंगे। तो आकाश जी, मतलब इसमें अपन इंटरनेशनल मार्केट में भी जो अपने बेस मसाले होते हैं ना, नॉर्मल जो मसाले अपन बना रहे हैं, वो भी मतलब उसकी भी डिमांड रहती है? बिल्कुल डिमांड है, क्योंकि सबसे ज्यादा डिमांड उसी की है जी। आज इतने इंडियंस बाहर हैं, लगभग 192 कंट्री में इंडिया से स्पाइसेस एक्सपोर्ट होता है, तो डिमांड तो उन बेस प्रोडक्ट के भी जो इंडियंस यूज करते हैं, और उन प्रोडक्ट के भी है जो वहाँ के वेस्टर्न कंट्रीज के लोग यूज करते हैं। तो डिमांड तो स्पाइसेस का दोनों तरह से है। तो जैसे आपने इंटरनेशनल क्विजीन की हम अगर बात करें, जो उसमें मसाले डलते हैं, लाइक कोरियन हो गया, चाइनीज हो गया, वो कुछ अलग तरीके के मसाले होते हैं, एंड आई थिंक वो सब इन सारे बेस मसालों से मिलके ब्लेंड बन करके ही बनते हैं। हाँ, आगे पीछे सबके अपने फॉर्मूलेज हैं, बट हाँ, उस स्पाइसेस से ही बनते हैं वो।
तो उसमें आप मतलब लाइक अगर मैं कोई इंटरनेशनल क्विजीन के मसाले को अभी बाहर से इंपोर्ट करके सेल करने लगी तो दैट वुड बी लाइक वेरी कॉस्टली। Yeah. तो क्या हम उनको इंडिजिनसली ग्रो करके यहाँ बनाकर एंड देन वी कैन सेल, ऐसा कुछ? वो हो सकता है डेफिनेटली, बट अभी कंपनी का उस तरफ फोकस नहीं है। कंपनी का फोकस तो जो इंडियन मार्केट में या जो इंडियन कंज्यूमर को पसंद है, जो उनकी डेली लाइफ में यूज होता है, उस तरफ है। बट हाँ, आने वाले कुछ टाइम में हम ऐसे प्रोडक्ट निकालने की कोशिश करेंगे जो डिफरेंट क्विजीन के हो, बट वो लोगों को पसंद है, हम यही बना के सेल करने की कोशिश करेंगे। कंजम्पशन की अगर मैं बात करूँ तो मतलब हाउस होल्ड कंजम्पशन हो गया, उसमें भी मतलब अपना मिडिल इनकम वाले हो गए, हाई इनकम वाले हो गए, एंड देन अदर साइड इज होरेका। तो किस तरफ कंजम्पशन, किस तरीके का कंजम्पशन परसेंटेज आप लोग का बटा हुआ है? जी, हमारा तो मोस्टली हम एंड कंज्यूमर को ही सेल कर रहे हैं, और जैसे मैंने बताया क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स ही हमारा मेजर प्लेटफॉर्म है जिनके थ्रू सेल कर रहे हैं। बट हाँ, हॉरेका भी होता है, बल्क में भी होता है, एक्सपोर्ट भी होता है, जनरल ट्रेड भी है, बहुत सारे मीडियम में सेल करने का। बट अभी उनका सब्सिडेंटली इतना ज्यादा परसेंटेज नहीं है हमारे बिजनेस में। बट हाँ, गोइंग अहेड हम सारे डिपार्टमेंट में जितने भी कैटेगरी हैं, जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, हम सब जगह सेल करने वाले हैं। तो इसका कुछ रेवेन्यू परसेंटेज ब्रेकअप बताऊं? सो रेवेन्यू का बताओ तो 65 से 70% हमारा ऑनलाइन का बिजनेस है। और बात करूं तो लगभग 30% हमारा बिजनेस ऑफलाइन से आता है। अभी हम ऑफलाइन पे ग्रो कर रहे हैं, लगभग कुछ 10,000 स्टोर्स में हम प्रेजेंट हैं, और उसी को ही अभी हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। हमारा प्लान है कि आने वाले मतलब अगर अगले साल की बात करूं, बाय मार्च 2026 लगभग 50,000 किराना दुकान में हम पहुंच जाएं। जैसे आपने होरेका की बात किया, होरेका में भी हम काफी एग्रेसिवली एंटर करना चाहते हैं। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स को सप्लाई करना चाहते हैं, होटल्स को सप्लाई करना चाहते हैं। इसके अलावा जैसे एक्सपोर्ट की बात किया मैंने, सो एक्सपोर्ट में भी काम चालू है, इसे भी थोड़ा सा हमें स्पीड करना चाहते हैं। बट हाँ, मेजर बिजनेस हमने बताया लगभग 70% के आसपास बिजनेस हमारा ऑनलाइन से आ रहा है। 70% बिजनेस ऑनलाइन इज अ वेरी बिग फिगर। तो इसमें आप क्या स्ट्रैटेजीज, मार्केटिंग, ब्रांडिंग किस तरीके से आप लोग प्लान करते हो? सो देखिए, ऑनलाइन पे परफॉर्मेंस मार्केटिंग काफी रोल प्ले करता है, क्योंकि जब कोई भी कस्टमर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आता है और आपके प्रोडक्ट को देखता है तो उसका बाय करने का इंटरेस्ट डेवलप होता है। सो हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग में काफी ज्यादा फोकस करते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम हो गया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गया, जिस भी वे से हम कस्टमर तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं थ्रू ऑनलाइन मोड, उस पे हम काफी काम करते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग की शुरुआत कैसे की थी आपने? पहले वेबसाइट बनाए होंगे? हाँ जी, पहले वेबसाइट बनाया, बट वेबसाइट से हमारा सेल तो ज्यादा नहीं है, क्योंकि क्विक कॉमर्स का जमाना आ गया, सबको 10 मिनट में, आधे घंटे में प्रोडक्ट चाहिए। सो वो वेबसाइट नहीं कर सकता है। फिलहाल जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं हम उनके थ्रू ही मेजरली सेल करते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, बिग बास्केट, ये सारे बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके थ्रू ही हम सेल करते हैं, जो कस्टमर को 10 मिनट से लेकर 1 घंटे में प्रोडक्ट पहुंचा देते हैं। एंड हमारी ब्रांड एम्बेसडर भी शिल्पा शेट्टी जी। हाँ, शिल्पा शेट्टी जी ब्रांड एम्बेसडर हैं, हमारी ब्रांड की फेस हैं, हेल्थ आइकन है। सो कहीं ना कहीं ब्रांड पोजीशनिंग में भी काफी हमें हेल्प मिलता है। हेल्थ आइकन से हेल्थ पे मैं यही बात करना चाह रही थी कि ज़ौफ मसाला में एक मसाला है बहुत इंटरेस्टिंग, इम्यूनिटी बूस्टर करके, तो इसके बारे में बताएं। स्पाइसेस भी हेल्दी हो सकती हैं क्या? बिल्कुल, स्पाइसेस हेल्दी होती है। अगर आप देखेंगे पुराने जमाने में बात करेंगे तो मोस्टली जड़ी बूटी है स्पाइसेस, और बहुत सारे स्पाइसेस इनके अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं, मतलब हम और घर में यूज भी करते हुए आ रहे हैं। आप हल्दी ले लीजिए, अजवाइन ले लीजिए, सौंफ ले लीजिए, हर स्पाइसेस का अपना एक अलग प्रॉपर्टी है। और जो ये हल्दामृत है, ये कोविड टाइम का हमारा प्रोडक्ट है, 6-7 मसालों से मिलके बना है। जो नॉर्मल घर में हम हल्दी दूध पीते हैं, ये वैसा ही है, बट इसके अंदर कुछ और मसाले हैं, काली मिर्च, अदरक जैसे मसाले, जो कहीं ना कहीं इम्यूनिटी बढ़ाने में हेल्प करते हैं और काफी टेस्टी भी है। सो ये प्रोडक्ट हमने कोविड के टाइम में निकाला था, सिचुएशन को देखते हुए। आकाश जी, जैसे आपने बताया कि ऑनलाइन हमारा 70% जो रेवेन्यू इट इज जनरेटेड ऑनलाइन, बट फिर भी जब अगर फर्स्ट टाइम कोई भी कस्टमर ज़ौफ मसाला को देखेगा तो व्हाई वुड दैट कस्टमर बी बाइंग दैट ज़ौफ मसाला इंस्टेड ऑफ बाइंग कोई पुराना एस्टैब्लिश ब्रांड? देखिए, ऑनलाइन का ब्यूटी यही है कि वहां पे जो भी लोग आते हैं ना जी, वो कुछ ना कुछ डिफरेंट देखने के लिए भी आते हैं, उन्हें कुछ डिफरेंट परचेज करना रहता है। हमारा स्ट्रेटेजी जैसे ये नहीं रहा कि अगर घर में 10 टाइप के मसाले लग रहे हैं तो 10 टाइप का मसाला हमारा लेके कस्टमर चले जाए। एक पैकेट भी उठाता है तो वी आर हैप्पी। और ये जो बाइंग है, ये आप मार्केटिंग के वे से आप कस्टमर के सबकॉन्शियस माइंड में डालते हैं। आप आज आपके पास वेरियस मार्केटिंग टूल्स है, सोशल मीडिया है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, आप अपना एड्स रन करते हैं, तो कस्टमर आपके प्रोडक्ट को जानता है, उसको पता था कि मैंने प्रोडक्ट देखा है, इस प्रोडक्ट की ये बेनिफिट्स है, ये यूएसपीज हैं। जब वो किसी प्लेटफॉर्म पे आता है, एग्जांपल फ्लिपकार्ट में आता है,
और उसे जो चाहिए वो सर्च करता है। अगर आप टॉप 4 या 5 में आप रहते हैं, सो वहाँ चांसेस बढ़ जाती है कन्वर्जन की, जी। क्योंकि इतने लाखों की तादाद में हर दिन लोग आते हैं। सो उनमें से कुछ कस्टमर चाहिए रहता है जो आप पे बिलीव करें। सो मार्केटिंग एक तो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सेकेंडली, उस प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंस, आपका प्रेजेंस कैसा है, कि आपने सही तरीके से जब कस्टमर कुछ सर्च कर रहा है आप उसको दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे। सो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं ऑनलाइन की मार्केटिंग वे में, जिसके वजह से आप कस्टमर के दिमाग में बार बार ये चीज डालते हो कि प्रोडक्ट अच्छा है, और जब आपको दिखता है तो रिजल्ट में कन्वर्ट हो पाता है। छत्तीसगढ़ में बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोड्यूस जैसे हम देखते हैं, एंड बहुत सारे फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं जैसे कि कुसुम है, या मुझे ज्यादा आइडिया तो नहीं है, आई थिंक चिरौंजी का भी तेल तो उनके बहुतों में से उनमें से तेल एक्सट्रैक्शन भी होता होगा। तो क्या आप लोग का कहीं आगे फ्यूचर प्लान है ऐसा कुछ? बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, मतलब छत्तीसगढ़ में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट काफी सारे हैं। ये अभी तो फिलहाल बोलना मुश्किल होगा, मतलब प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। उसमें से ओरिजिन निकल सकते हैं, उनके एक्सट्रैक्ट निकल सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। बट फिलहाल कोई ऐसा प्लानिंग नहीं है इमीडिएट लेवल पे। बट फ्यूचर में अगर अपॉर्चुनिटी लगता है कि हम अच्छा कर सकते हैं तो डेफिनेटली एक थॉट देंगे, क्योंकि आपके स्टेट में अगर कुछ प्रोड्यूस हो रहा है तो उससे अच्छा क्या हो सकता है। बट फिलहाल एज इफ नाउ फोकस सिर्फ स्पाइसेस में है, कोई कॉमर्स में है। फोकस ये है कि करोड़ों लोग के घर तक हम कैसे अपनी प्रोडक्ट को पहुंचा सकें, कि उनके डेली लाइफस्टाइल में हमारा प्रोडक्ट एटलीस्ट एक प्रोडक्ट तो उनके घर पे यूज हो रहा हो। सो अभी कोशिश उस पे है अभी हमारा। आप लोग इतने एग्रेसिवली ग्रो हुए हैं, ये तो मैं शुरू से ही बोलते आ रही हूँ। बट देन ऑल्सो आगे 10 साल के अगर मैं आपके फ्यूचर प्लान्स पूछूं तो क्या है वो? तो देखिए, हमें ऑनलाइन का नंबर 1 प्लेयर बनना है। ये बात हमने शार्क टैंक एपिसोड में भी बोला था, और जब भी मुझे मौका मिलता है ये बोलता हूँ कि स्पाइसेस में ऑनलाइन में हमें नंबर 1 बनना है। और हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो इंडिया में हम टॉप 5 में भी आना चाहेंगे स्पाइसेस में। सो डेफिनेटली स्पाइसेस में हम एक नाम बनाना चाहेंगे। जैसे आज नाम एमडीएच एवरेस्ट का है, आज नेशनल ब्रांड है। उनको मैं देखता हूँ, उनसे सीखता हूँ, जिस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं चाहूंगा कि मतलब हम भी, हमारा नाम भी ऐसा हो, हम भी टॉप 5 प्लेयर में आए। बट हाँ, ऑनलाइन कैटेगरी में हमें नंबर 1 बन के रहना है। सौफ का भी खड़े मसाले के ऊपर एक कैंपेन आने वाला है। वाई खड़ा मसाला, ये तो लाइक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है, तो आप इस पे क्यों जाना चाह रहे हैं? देखिए, अगर जब हम इतनी बड़ी मार्केट की बात की, स्पाइसेस का 1 लाख करोड़ का है, तो इसके अंदर अगर बात करें तो खड़े मसाले का मार्केट सबसे बड़ा है। हमारे किचन में अगर आप देखेंगे जो पाउडर यूज होता है उससे ज्यादा खड़े मसाले यूज होते हैं। बट आज तक ये कैटेगरी बहुत ही अनऑर्गेनाइज रहा है। जैसे अगर मैं काफी साल पहले की बात करें तो जैसे शक्कर हुआ करता था, नमक हुआ करता था, ये सारे क्या है, अनऑर्गेनाइज कैटेगरी में बिका करते थे। तेल अनऑर्गेनाइज तरीके से बिका करता था। बट इनमें ब्रांड्स बने, टाटा नमक, ऑयल में बहुत सारे ब्रांड्स आए, सफोला से लेके शुगर में बहुत सारे ब्रांड आए, मधुर जैसे ब्रांड आए, ये सब काफी बड़े बने। वैसे ही खड़े मसाला एक ऐसा कैटेगरी है जो अनऑर्गेनाइज्ड है। और जैसे जैसे अभी बाइंग पैटर्न बदल रहा है, ई कॉमर्स आ रहा है, लोगों के प्रेफरेंस बदल रहे हैं, हेल्थ की तरफ ध्यान जा रहा है, तो लोगों को अच्छे खड़े मसाले चाहिए, प्योर खड़े मसाले चाहिए, प्रोसेस खड़े मसाले चाहिए, जिसमें किसी भी लेवल का कोई भी इम्प्योरिटीज ना हो। तो मार्केट हमें काफी बड़ा लगा और हम खड़े मसाले में काफी एग्रेसिवली ग्रो कर रहे हैं। हमारा फोकस खड़े मसाले में है। मतलब हमारे नया कैंपेन में हम लोगों को ये बता रहे हैं कि खड़े मसाले मतलब ज़ौफ़। सो खड़े मसाले अगर आपको कुछ भी बाय करना है, आप ज़ौफ़ की तरफ देख सकते हैं। हमारे पास बहुत बड़ा रेंज है। सो डेफिनेटली एक मौका है इस सेगमेंट में अपना एक नाम बनाने का और एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आने का जो नॉर्मली लोगों को अच्छे ब्रांडेड फॉर्म में नहीं मिल रहा है। या तो खुला मिलता है या कोई स्टोर वाला एक नॉर्मल से पॉलिथीन में पैक करके बेच रहा है। सो अपॉर्चुनिटी दिखा है और हमें रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा मिला है। लास्ट 2-3 इयर्स में लोग ज़ौफ़ को उसके खड़े मसाले के लिए जानते भी हैं। सो हम बिल्कुल चाहते हैं कि आने वाले कुछ सालों में जब भी खड़े मसालों की बात हो तब ज़ौफ़ की बात हो। इसके अलावा ज़ौफ़ के जो भी मतलब ऑलरेडी जो प्रोडक्ट्स हैं एंड जो अपकमिंग प्रोडक्ट्स हैं, इनके बारे में आपसे थोड़ा जानना चाहेंगे। सो देखिए, मसालों में 4 कैटेगरी होता है। एक होता है प्योर मसाले, मतलब हल्दी मिर्ची धनिया। एक होता है खड़े मसाले, जितने भी टाइप के खड़े मसाले हो जाते हैं, दालचीनी, खड़ा मिर्ची, इलायची, लौंग। एक होता है ब्लेंडेड स्पाइसेस, मतलब गरम मसाला, चाट मसाला, चिकन मसाला, जो बहुत सारे मसालों से मिलके बनता है। और एक होता है सीजनिंग्स, जैसे चिली फ्लेक्स, ऑरिगेनो, पीरी पीरी मिक्स। सो हमारे पास ये एंटायर रेंज है। हम सारे रेंज में काम करें। इसके अलावा हमारे पास ड्राई फ्रूट्स है। आने वाले टाइम में हम जिंजर गार्लिक पेस्ट लेके आने वाले हैं, प्रोडक्ट लाइक सोया चंक लेके आने वाले हैं,
प्रोडक्ट रेंज बढ़ाएंगे, कुछ ऐसे प्रोडक्ट लेके आएंगे जो होल फूड प्रोडक्ट्स है, जैसे खड़े मसालों में हमारा ध्यान है, वैसे कुछ प्रोडक्ट होल फूड प्रोडक्ट जैसे सोया चंक्स हो गया। सो ऐसे प्रोडक्ट्स हम अपने ब्रांड्स पे हम आगे लॉन्च करने वाले हैं। ड्राई फ्रूट्स का जो आप लोगों ने मार्केट लाया वो कैसा था एक्सपीरियंस? कोविड के बाद ड्राई फ्रूट्स का यूजेस काफी बढ़ गया। सो और मार्केट से डिमांड आया कि जो भी प्लेयर स्पाइसेस का काम करे, मोस्टली सबने ड्राई फ्रूट्स का काम चालू कर दिया, क्योंकि वही डिस्ट्रीब्यूटर्स, वही रिटेलर्स, उनका डिमांड था ड्राई फ्रूट्स का। ड्राई फ्रूट्स का मार्केट तो काफी बड़ा है, आई थिंक नीड भी बड़ा है, रिक्वायरमेंट भी बड़ा है। बट हाँ। आकाश जी, मैं यहाँ पे ये पूछना चाह रही हूँ, जैसे ड्राई फ्रूट्स खरीदने मैं भी जाती हूँ, अगर प्राइस में बहुत बड़ा रेंज एक दिखता है, बहुत वेरी करता है। यही मैं आपको बताना चाहता कि जी मार्केट बड़ा है बट प्राइस का रेंज बहुत वेरी करता है। जी। एक मार्केट चैलेंजिंग है, बट इसमें कंजम्पशन काफी ज्यादा है, तो हम भी कोशिश करें कि धीरे धीरे इस मार्केट में अपना नाम बना सके। हाँ, बट प्राइसिंग वेरी आपको बहुत मिलेगा, कुछ क्वालिटीज के बारे में, क्वालिटीज की वजह से मिलेगा, कुछ ब्रांडिंग की वजह से मिलेगा, बट मार्केट में रेंज काफी बड़ा है ड्राई फ्रूट्स में। आकाश जी, जैसे आपकी स्ट्रगल के बारे में, जो आपकी बहुत ही ट्रैजिक स्टोरी के बारे में मैं जानना चाह रही हूँ, जितना भी मैंने स्टडी किया अबाउट ज़ॉफ एंड अबाउट योर जर्नी, कि पहले आप लोगों ने ऑफलाइन मॉडल से स्टार्ट किया था एंड देन यू स्विच्ड टू ऑनलाइन थिंग। तो ये स्विच जो हुआ, ये क्यों हुआ, एंड वो ऑफलाइन मॉडल का फिर क्या हुआ? मतलब कितने पैसे आप लोगों ने बर्न किए उस समय? स्टार्टिंग तो ऑफलाइन मॉडल से हुआ था, कि उस टाइम उतना ऑनलाइन का इतना कल्चर नहीं था, इतना ट्रेंड नहीं था ऑनलाइन का, उतने प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, प्लेयर्स नहीं थे। ऑफलाइन सेल क्या करते थे हम, स्टोर टू स्टोर सेल किया करते थे। लगभग 1.5 साल हुआ था कंपनी को, कोविड आ गया, और जितनी भी मेहनत हमने ऑफलाइन में की थी, टीम बिल्टअप करने में, ऑफलाइन सेल्स में, पूरा का पूरा कोविड टाइम में खराब हो गया। हमारी पूरी 3 साल की मेहनत, हमने 1 साल बहुत कोशिश किया कोविड में टीम के साथ आगे बढ़ने का, मार्केट में वापस से उसी स्पीड में काम करने का, बट चीजें उस तरह से आगे बढ़ा नहीं, क्योंकि कोविड 1 आया, फिर कोविड 2 का बात था, कोविड 3 का बात था, एंड बीइंग अ न्यू प्लेयर हमें बहुत सारा चैलेंजेस आ रहा था। सो फाइनली हमें इस पूरे मॉडल को शट डाउन करना पड़ा, टीम को लेट गो करना पड़ा, और जो हमारी पूरी 3 साल की मेहनत थी, पूरा जीरो हो गया। और जब जीरो हुआ, जब जैसे मैंने माइंडसेट की बात की, हमने वही माइंडसेट को स्ट्रांग रखते हुए हमने वहां पे हार नहीं माना। हम एक ऐसे मॉडल की तरफ गए जो इवॉल्व हो रहा था, उस ट्रेंड को समझा कि यहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं, और धीरे धीरे सक्सेस मिलता चले गया। सो आई थिंक अगर 6 साल की जर्नी की बात करूं, लगभग हमें 6 साल हुआ है। पहला 3 साल में जो भी हमने काम किया वो जीरो हो गया, और जो भी आज बिल्टअप हुआ है वो सिर्फ 3 साल में हुआ है। और इस दौरान आपने तकरीबन कितने पैसे बर्न किए होंगे? लगभग 30 करोड़ रुपए बर्न हो गया हमारा पूरे प्रोसेस में, मार्केटिंग में, जो कोविड से अफेक्ट हुआ। सो आई थिंक हमने काफी जी जान लगाया था कंपनी में, और कंपनी को चलाने के लिए हमने पूरी कोशिश की, जितना पैसा लग सकता था हमने पूरी लगाया, बट लगभग 30 करोड़ का अमाउंट बर्न हुआ। फैमिली का इतना पैसा मतलब जाना भी एक बहुत बड़ा सेटबैक, बहुत डिप्रेसिंग होगा। सेटबैक था, डिप्रेसिंग टाइम भी था, बट देखिए यही लाइफ है। चैलेंजेस जब आते हैं तो अगर आप उसे फेस करते हैं तो आपको सक्सेस भी मिलता है। सो उस टाइम अगर हम हार मान गए होते, चीज़ों को रैप अप कर दिया होता, शायद आज यहाँ पहुँच नहीं पाते। दिस इज लाइफ, दिस इज बिजनेस, रिस्क इन्वॉल्व है, बट जब आप लाइफ में कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे होते हैं, कुछ डिफरेंट तरीके से करने की कोशिश कर रहे होते हैं, सो लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आते हैं। जो मैं आपको 1 से 1,500 करोड़ तक का जो मैं वैल्यूएशन बता रहा हूँ, तो वो हम किस तरीके से करेंगे? वैल्यूएशन जो भी बढ़ता है वो आपके सेल्स, आपके प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे अभी हमारा फोकस ऑनलाइन सेल्स पे है, हम ऑफलाइन पे भी फोकस करना स्टार्ट कर दिए हैं। सो हमारा प्लान है कि 10,000 से 50,000 स्टोर तक पहुंच जाए, हम एक्सपोर्ट करना चालू कर दें, हम जो हॉरेका कैटेगरी है उस पे हम सप्लाई करना चालू कर दें। तो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं हम हर जगह सेल करना चाहते हैं। सो उससे हमारा जो प्लान है कि लगभग इसे लास्ट ईयर में लगभग 100 करोड़ का बिजनेस किया है, सो लगभग आने वाले 5 साल में हम 400 करोड़ का बिजनेस तक पहुंच जाएं, इससे कि कंपनी का वैल्यूएशन भी बढ़ेगा और हम ज्यादा कस्टमर तक पहुंच पाएंगे। जैसे आपकी जो स्ट्रैटेजी मैंने शार्क टैंक में सुनी थी, यू सेड कि हम जायंट व्हील्स पर राइड करना चाहते हैं। हाँ। तो ये सेल्स स्ट्रैटेजी क्या रहेगी आपकी? सो देखिए यही है, अगर आज हम ऑनलाइन का हमारा सेल्स देखें, जिस प्लेटफॉर्म पे हमारा सेल्स आ रहा है, सब बड़े बड़े जाइंट्स बन चुके हैं। सो होता क्या है कि जाइंट्स खुद ग्रो कर रहा होता है, और जब आप उनके साथ आ जाते हैं, वो अपने ग्रोथ के साथ आपको भी वो लेवल का ग्रोथ दे देते हैं। सो यही प्लान रहा है अभी तक, और आगे भी यही प्लान रहेगा। जैसे मॉडर्न ट्रेड में रिलायंस के साथ काम करना है, डीमार्ट के साथ काम करना है, ये लोग बड़े प्लेयर्स हैं। अगर इनके साथ आप एक बार काम करने के लिए आप एंटर कर गए, तो इनके ग्रोथ के साथ आपको भी ग्रोथ मिल जाएगा। सो ये जो फिलॉसफी है, ये तो देखिए हमेशा रहने वाला है बिजनेस में।
कि आपको जब मौका मिल रहा है उन लोगों के साथ काम करिए जो ऑलरेडी काफी बड़े बन चुके हैं, और वो आपको कहीं ना कहीं जब आप उनके साथ काम करते हैं, अगर उन्होंने उनके ग्रोथ के साथ आपकी ग्रोथ को मैच कर दिया तो आप भी बड़े बनते चले जाते हैं। और इस तरीके से भी आपको शार्क टैंक से भी काफी इस प्रोस्पेक्ट में भी हेल्प मिली होगी। बिल्कुल, मतलब देखिए शार्क टैंक एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि हमें लगता है कि हमारे करियर का टर्निंग पॉइंट है। आज लोग हमें जानते हैं तो शार्क टैंक की वजह से ज्यादा जानते हैं। सो वो जो हमारी लाइफ में वो शार्क टैंक वाला जो चैप्टर आया है, आई थिंक बस हम उसी को ही अच्छे से रीडिंग करने में लगे हुए हैं, सो दैट कि कितना ज्यादा मुझे यूटिलाइज कर सकें और अपने को बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले आ पाए। जी, तो आकाश जी, अगर स्पाइसेस के अलावा कोई दूसरे वेंचर में अपन को एंटर करना हो तो आपको क्या लगता है? सो मैं टेक्नोलॉजी में करना चाहूंगा, मुझे टेक्नोलॉजी पे काफी स्कोप दिखता है जी, बट फिलहाल तो अभी फूड है, बट देखते हैं नियर फ्यूचर में कभी मौका मिला तो टेक्नोलॉजी एक ऐसा सेक्टर रहेगा जहाँ पे मैं एंटर करना चाहूंगा। जो भी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए अगर आप एक मैसेज देना चाहेंगे तो वो क्या होगा? देखिए, स्टार्टअप जिसे भी स्टार्ट करना है, सबसे पहले तो एक ही चीज है कि माइंडसेट होना चाहिए स्टार्टअप स्टार्ट करने का। माइंडसेट होना चाहिए फेलियर्स को एक्सेप्ट करने का, माइंडसेट होना चाहिए चैलेंजेस को फेस करने का। सो जब तक आपका एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट नहीं है, किसी भी एंटरप्रेन्योर को एक स्टार्टअप में बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। पहले तो आप अपने आप को रेडी करिए, उसके बाद आप किसी स्टार्टअप को लेके आइए। और जब आप सोचते हैं कि मुझे एक स्टार्टअप लेके आना, तो फिर उन आइडियाओं पे काम करिए। ऐसे आइडियाज होने चाहिए जो फ्यूचरिस्टिक हो, या तो कुछ इनोवेटिव हो जिससे लोगों की लाइफ इजी हो जाए, या वो कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहा हो जिससे आप उन्हें कन्वीनियंस दे रहे हैं, जो पुरानी चीज यूज करते उससे अच्छा चीजें प्रोवाइड करते हैं। और जब भी आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, ये जरूर मान के चलेगा कि आपका स्टार्टअप है, आप ही को बिल्टअप करना है, कोई और नहीं आएगा बिल्टअप करने के लिए। स्ट्रगल भी आपका रहेगा, सक्सेस भी आपका रहेगा, बट करना आप ही को पड़ेगा। तो जिस दिन आपका एक सॉलिड माइंडसेट बन जाता है, तब आप बिल्कुल स्टार्टअप वर्ल्ड में एंटर कर सकते हैं अपने अच्छे आइडिया के साथ, और उसे आप सक्सेस कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर बीइंग इन आवर शो। थैंक यू मैम।